So let us first see what is there in Uttarvasti Siddhi Adhyay. उत्तरबस्ती सिद्धि अध्याय में बेसिकली अभी तक उन्होंने सभी प्रकार के शोधन बता दिए, वमन, विरेचन, बस्ती, बस्ती में दोनों टाइप्स, और नस्य। तो ये 5 प्रकार के उन्होंने शोधन पंचकर्म बता दिए। अब ये पंचकर्म वाला जो रुग्ण होता है, वो रुग्ण पंचकर्म होने के बाद बहुत फ्रजाइल होता है, बहुत दुर्बल होता है, अपने शरीर को ठीक तरह से धारण नहीं कर पाता, उसका जो बल है वो बहुत कम होता है, उसमें वो मतलब कांच के बर्तन के जैसा होता है, जरा धक्का लग जाएगा तो टूट जाएगा। तो ये शोधित रुग्ण को प्राकृत अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में, बलवान अवस्था में, जिसमें इंद्रिया, हृदय, इसका बल ठीक से आ गया हो, तो ऐसी अवस्था में कैसे लाना चाहिए उसका वर्णन है। उसके बाद 8 प्रकार के महादोषकर भाव जो इस रुग्ण को, और नॉट ओनली इस रुग्ण को, बाकी स्वस्थ व्यक्ति को भी जिन 8 महादोषकर भाव से दूर रहना है उनका वर्णन है। फिर वो महादोषकर भाव, ये महादोषकर भाव बेसिकली टारगेटेड पंचकर्म वाले व्यक्ति पर है, लेकिन इन महादोषकर भावों का अधिक सेवन या अधिक वर्तन अगर स्वस्थ व्यक्ति ने भी किया तो भी उसमें तकलीफें आ सकती है। तो बेसिकली यहाँ वर्णन है, क्योंकि यहाँ पूरा टारगेट पंचकर्म जिस व्यक्ति पे हुआ है उसके ऊपर है। तो 8 महादोषकर भाव, वो महादोषकर भावों का सेवन करने से होने वाले लक्षण और उनकी चिकित्सा। उसके बाद जब वो महादोषकर भाव में एक लास्ट वाला भाव है अति मैथुन या मैथुन, तो मैथुन ज्यादा करने से जो भी रोग होते हैं उन रोगों को शांत करने के लिए उन्होंने एक अलग प्रकार की बस्ती बता दी, यापना बस्ती। तो यापना बस्ती जो है, ये यापना बस्ती मसल्स, सीमेन मतलब शुक्र धातु, मांस धातु, बल, ये बढ़ाने वाली, फर्टिलिटी बढ़ाने वाली भी है। तो यापना बस्ती जो है ये ऐसी बस्ती है जो बल, फर्टिलिटी, शुक्र धातु, मांस धातु बढ़ाती है। ठीक है, मतलब वात कम करना इसका सेकेंडरी उद्देश्य है, इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? बल बढ़ाना। तो यापना बस्ती और उस बस्ती से होने वाले व्यापद, या उस बस्ती में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो होने वाले लक्षण, और उन व्यापदों की या उन लक्षणों की चिकित्सा। तो पूरा जो ये है पूरा जो अध्याय है ये बेसिकली पंचकर्म के उपरांत क्या करना चाहिए, पंचकर्म के उपरांत क्या करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड है। तो हम अब इस अध्याय के एक एक स्लाइड को देखते हैं। अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन इसके जो लास्ट वाला पार्ट है, पूरा लास्ट वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ अलग अलग प्रकार की यापना बस्ती दी गई है, अलग अलग प्रकार की यापना बस्ती दी गई है। तो सबसे पहले शोधित व्यक्ति की उपमा। तो आयुर्वेद में उदाहरण देके समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं सभी आचार्य। तो चरकाचार्य ने शोधित व्यक्ति को
किस से कोरिलेट किया है, किसकी उपमा दी है उसको। तो शोधित व्यक्ति की उपमा उन्होंने तरुण अंडे को, या जो अपक्व अंडा है जो मुर्गी ने अभी अभी डाला है, मुर्गी ने जो जस्ट डाला हुआ अंडा होता है वो नरम होता है, और वो जो अंडा जो है उसको आप तुरंत ये कर सकते हो, तोड़ सकते हो। जरा भी अगर उसमें ठेंच लगी तो वो अंडा टूट जाता है। इसीलिए वो नरम होता है ताकि पहली बार गिरते वक्त टूटे नहीं, लेकिन वो ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर सकता। तो शोधित व्यक्ति की उपमा उन्होंने तरुण अंडे से की है, या तैलपूर्ण पात्र से की है। तैल मतलब जो पात्र जिसमें पूरी तरह से तेल भरा हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इनमें क्या करना चाहिए, दोनों चीजों की बहुत रक्षा करनी चाहिए। तो वैसे ही शोधित व्यक्ति की भी बहुत सारी रक्षा करने को कहा गया है। क्यों? जैसे तैलपूर्ण पात्र भी है, तो अगर उसको हम हिलाएंगे या ज्यादा उसको पकड़ के ज्यादा झटका झटका मार के चलेंगे तो उसमें से तेल गिरने का चांस होता है। वैसे ही शोधित व्यक्ति को अगर ठीक तरह से हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें भी अलग अलग रोग होने के, मतलब तुरंत रोग होने के चांस होते हैं। तो वैद्य को किस की उपमा दी है? वैद्य को उपमा दंडधारी गोपाल की दी है। गोपाल मतलब जो गाय भैंसों को चराता है वो, और दंडधारी मतलब जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में डंडा है। तो दंडधारी गोपाल क्या करता है, जैसे अपनी गाय, बैल और भेड़, बकरी, ये अगर यहाँ वहां जा रही है तो उसको डंडे से मार के सीधे लाइन पे ले आता है। तो वैसे ही वैद्य को इस शोधित व्यक्ति पे पूरी नजर रख के जरूरत पड़े तो थोड़ा सा चिल्ला के उसको शोधन से प्राकृत अवस्था में लाने का पूरा पूरा कोशिश करना चाहिए। तो अब ये शोधित व्यक्ति को ये सब उपमा दी है, तो उसका कारण क्या है? तो चरकाचार्य का कहना है कि इसका कारण यह है कि शोधित व्यक्ति जो है वो दुर्बल होता है, क्योंकि उसके शरीर से पानी पूरा चला गया। खुरुष होता है, खुरुष मतलब पतला होता है। क्यों? क्योंकि फैट पूरा पिघल गया होगा। अल्पाग्नि होता है क्योंकि आपने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिबूट कर दिया। मुक्त संधि होता है, संधियों में कफ हरण हो जाता है, तो संधियां बिल्कुल भी मुक्त, लैक्स हो जाती है, शिथिल हो जाती है। दोष और मल जो शरीर में बल का कारण है, मल का भी काम शरीर धारण है और दोष का भी काम शरीर धारण है। ये अलग बात है कि दूषणात् दोषा और मलिनीकरणात् मला बताया है, मतलब दोष का मूल कार्य जो है वो धारण है। लेकिन अगर दोष ऊपर नीचे हो जाए तो दोष का कारण दूषण है। वैसे ही मल का मूल कारण जो है वो धारण है। शरीर का धारण करना मन का मूल कार्य है। लेकिन अगर मल निकल जाए तो रोगी को बहुत ही हल्का और दुर्बल लगता है। और शोधन में क्या होता है? शोधन में या तो दोष निकल जाते हैं या मल निकल जाते हैं शरीर से, और कभी कभी तो दोनों भी निकल जाते हैं। जैसे बस्ती है तो बस्ती में दोष और मल दोनों निकल जाते हैं। तो दोष और मल ये शरीर से निकल जाने की वजह से भी बहुत सारा दौर्बल्य आ जाता है। रिक्त आशय, पूरा शरीर खाली खाली लगता है। रिक्त शरीर, रिक्त आशय, पेट में कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है। और ये पेशेंट जो है, जो शोधित रुग्ण है, ये प्रतिकार असहिष्णु, प्रतिकार असहिष्णु मतलब किसी भी
बाहर के स्टिमुलस को, किसी भी बाहर के स्टिमुलस को सहन नहीं कर पाता। आपने उसको मार दिया तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी उसको, और दिस स्टिमुलस में बी मेंटल, मे बी फिजिकल, दिस स्टिमुलस में बी मेंटल, मे बी फिजिकल, लेकिन ये कोई भी स्टिमुलस को सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे शोधित रुग्ण को प्राकृत कैसे करें? हाउ टू मेक हिम नॉर्मल, हाउ टू मेक हिम इन द नॉर्मल कंडीशन। तो चरक ने कहा है कि ये सबसे मेन करने का अग्नि संदूषण। अग्नि संदूषण का मतलब है संसर्जन क्रम। तो उस पेशेंट में अग्नि संदूषण करने के लिए संसर्जन क्रम का फॉलो करना चाहिए। संसर्जन क्रम आपको पता है, पेया विलेपी कृतम कृतम च, और फिर यूषम यवागु ओदनम। पेया विलेपी कृतयूष अकृतयूष कृतयूष, अकृतरस कृतरस, और फिर ओदन। तो पेया से मांसरस और फिर ओदन आ गया, मतलब नॉर्मल हो गया, मतलब चावल दाल सब खाने लगा। तो पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष अकृत मांसरस कृत मांसरस और ओदन। तो पेया से मांसरस का अगर आप संसर्जन क्रम करते हो तो उसका धीरे 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 अग्नि बढ़ता जाता है। अग्नि बढ़ता जाता है तो इसका मतलब पाचन भी अच्छा हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो जाता है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है उससे दोष की उत्पत्ति भी अच्छी होती है और शरीर के धातु भी पुष्ट होना चालू हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि रस को कौन से क्रम से देना चाहिए, रस को कौन से क्रम से देना चाहिए। तो सबसे पहले आम्ल स्वादु, मतलब खट्टे मीठे, खट्टे मीठे रस देने चाहिए जो रुद्ध है। आम्ल रस रुद्ध है। रुद्ध का एक और मतलब यहाँ निकलता है कि जो उसको अच्छे लगते हैं, उसको अच्छी लगने वाली खट्टी मीठी चीजें, और उसमें स्निग्ध पदार्थ डाल के देने चाहिए। उसके बाद आम्ल लवण। आज भी खट्टी मीठी चीजें जहाँ मिलती है वहां लाइन ज्यादा लगती है। चाट की दुकान पे ज्यादा लाइन होती है, क्यों? क्योंकि खट्टी मीठी चीजें मिलती हैं वहां। आम्ल लवण मतलब आम्ल खट्टी मीठी के बाद लवण रस चालू करना है, उसके बाद तिक्त रस चालू करना है, और लास्ट में कटु और कषाय रस चालू करना है। कटु और कषाय रस सबसे लास्ट में चालू करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि गुण को किस गुण वाले पदार्थ देने। तो चरक का कहना है कि विरुद्ध गुणी अन्न देना है। विरुद्ध गुणी अन्न मतलब एक ही गुण वाले अन्न को ज्यादा देर तक मत दो। सिर्फ स्निग्ध, सिर्फ रुक्ष, सिर्फ श्लक्षण, सिर्फ मंद, सिर्फ तीक्ष्ण, सिर्फ उष्ण, सिर्फ शीत, ऐसे चीज को मत दीजिएगा। अगर आपको अच्छे गुण वाले पदार्थ देने हैं तो विरुद्ध गुण वाले पदार्थ देना। विरुद्ध गुण का क्या मतलब है कि कभी उष्ण गुण वाला पदार्थ देना, कभी शीत गुण वाला पदार्थ देना। अब यहाँ ये करने को क्यों बोला गया है? कारण ये है कि अगर समान गुण के पदार्थ देंगे तो एक ही दोष बढ़ के वापिस प्रकोपित हो जाएगा। लेकिन अगर विरुद्ध गुण वाले पदार्थ देंगे तो कभी वात कभी पित्त, कभी हाँ कभी ना, कभी वात कभी कफ, कभी पित्त कभी कफ, ये बढ़ेगा और दूसरा दोष अपने आप शांत हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसको बैलेंस में लाना है, बिकॉज हियर यू आर होल्डिंग नॉट टू थिंग्स। देखो, दो बॉल को जगल करना इजी है, अगर तीसरा बॉल आ जाता है तो उसको जगल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब दो दोष अगर होते थे तो उनको जगल करना इजी होता था।
लेकिन जैसे ही तीसरा दोष आ जाता है तो उसको जगल करना डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ वात के गुण पित्त के अगेंस्ट है, कुछ वात के गुण कफ के अगेंस्ट है, कुछ कफ के गुण पित्त के अगेंस्ट है, कुछ कफ के गुण वात के अगेंस्ट है। तो इसीलिए जो भी गुण का अन्न दोगे वो विरुद्ध गुण का कभी एक कभी दूसरा। फिर हमको कैसे समझेगा कि वो प्राकृत अवस्था में आ गया, मतलब ये सब चीजें कितने देर तक देनी है या ये सब ध्यान कितने देर तक रखना है। तो सिंपल है, प्राकृत या साम्य अवस्था आने तक ये ध्यान रखना है। तो प्राकृत अवस्था आ गई है, हम कैसे समझेंगे? तो सभी चीजों को सहन करने का उसमें ताकत आ जाएगी, मतलब सर्वक्षम हो जाएगा वो। अगर आपने उसको मार दिया तो भी वो सहन कर सकता है, शायद उल्टा उठ के मार भी देगा आपको। उसकी सभी इच्छाएं वापस आ जाती है। अब जहां रति ये वर्ड यूज हुआ है, रति ये वर्ड कामेच्छा या स्त्री के साथ मैथुन करने की इच्छा का वर्ड है, लेकिन यहाँ पर रति में सिर्फ मैथुन इच्छा ही नहीं, बाकी सारी इच्छाएं भी आ जाती हैं, जैसे अच्छा खाने की इच्छा या सोने की इच्छा, चलने की इच्छा, बाकी सारी इच्छाएं भी आ जाती है। तो रति का एक मीनिंग इच्छा है, स्पेसिफिक मीनिंग मैथुन है, लेकिन एक मीनिंग इच्छा है। तो मैथुन की इच्छा तो आ ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ बाकी इच्छाएं भी आ जाती है। इंद्रिय स्थिर हो जाता है। इंद्रिय स्थिर हो जाता है मतलब अब वो इंद्रिय से ठीक तरह से देख सकता है, सुन सकता है, कहीं भी मोह नहीं होता। मोह मतलब इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति कम हो जाना या इंद्रिय का ज्ञान प्राप्त होने की शक्ति विकृत हो जाना। तो मोह नहीं होता, दौर्बल्य, इंद्रिय दौर्बल्य चला जाता है, बलवान हो जाता है। रोगी बलवान हो जाता है, अपने जो कार्य नॉर्मली करता था वो सभी कार्य फिर से करना चालू कर देता है और सर्व संपन्न हो जाता है, धातु पुष्ट हो जाते हैं, वर्ण प्रसादन, वर्ण नॉर्मल आ जाता है, तो सर्व गुण संपन्न हो जाता है। तो प्राकृत होने तक, रोगी के शोधित होने से प्राकृत होने तक क्या क्या चीजें वर्ज करनी चाहिए, क्या क्या चीजें वर्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उन्हीं को चरक ने अष्ट महादोषकर भाव बताया है। ध्यान रखिए, ये जो भाव हैं ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं या बड़े 14 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं कि महादोषकर भाव क्या है, उनके लक्षण क्या होते हैं और उसकी चिकित्सा क्या होती है। तो हम आज शायद 4 महादोषकर भाव देखने का कोशिश, अगर 8 हो गए तो 8 भी देखने का कोशिश करेंगे। तो पहले 4 महादोषकर भाव हैं उच्च भाषण, मतलब जोर जोर से चिल्ला के बात करना। रथक शोभ, रथक शोभ मतलब बंबई जैसे रास्ते पर या जो भी वाहन है जिसको अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था नहीं है, या फिर जो वाहन अच्छे रास्ते पे नहीं जा रहा, ऐसे वाहन में ज्यादा देर तक बैठना, जिसको ज्यादा शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, जो खड़ 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 चलता है, ऐसे वाहन पे ज्यादा देर तक बैठना, या फिर जो रिक्शा है जिसमें 4th सीट नहीं, अब तो 5th सीट ले रहे हैं, तो ऐसे वाहन पे ज्यादा देर तक बैठना और बहुत ही अच्छा न हो ऐसे रास्ते पे चलना। अधिक संक्रमण, संक्रमण का मतलब है चलना, तो अधिक चलना मतलब अधिक संक्रमण।
यहाँ पर अधिक चलना मतलब बहुत अधिक, अपने ताकत से बहुत अधिक चलना, ये अधिक संक्रमण में आ जाता है। उसके बाद अधिक आसन, मतलब एक ही जगह पर ज्यादा समय बैठे रहना। उसके बाद अजीर्ण, अजीर्ण के साथ यहाँ पर अध्यशन भी लिया हुआ है उन्होंने। अजीर्ण मतलब खाना नहीं खाना, खाना पूरा नहीं पचना। लेकिन ये खाना पूरा कब नहीं पचेगा, अजीर्ण कब हो जाएगा, जब आपने पुराना खाना देने के बाद उसके पचने के पहले ही नया खाना दे दिया है, तो वो अजीर्ण हो जाएगा। स्पेसिफिकली संसर्जन क्रम में ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि पुराना जो भी पेया विलेटी यूज जो भी दिया है, अगर हम आगे की चीज दे रहे हैं तो क्या वो पुराना खाना दिया हुआ पचा है क्या। तो अजीर्ण अध्यशन भी एक महादोषकर भाव है। उसके बाद अहित भोजन या विषमाशन। अहित भोजन या विषमाशन मतलब जो चीजें वर्ज्य है, जो चीजें नहीं खानी चाहिए उनको खाना, ये अहितकर भोजन है या विषमाशन है। दिवास्वाप मतलब दिन में सोना, और मैथुन मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करना। तो अब यहाँ पर उन्होंने भले मैथुन बताया है, लेकिन अगर आप आगे जब मैथुन के ये देखे जाएंगे तो ये पूरा मैथुन जो है ये फोकस किया हुआ है उन्होंने पुरुष पे, स्त्री पे नहीं किया हुआ, पुरुष पे किया हुआ है। तो इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि मैथुन सिर्फ पुरुष में है या स्त्री में भी है, अष्ट महादोषकर भाव। ठीक है, तो ये 8 महादोषकर भाव होने की वजह से क्या होता है, शरीर में वात प्रकोप हो जाता है और कफ प्रकोप भी हो जाता है। कुछ भाव वात प्रकोप करने वाले हैं, कुछ भाव कफ प्रकोप करने वाले हैं, कुछ भाव दोनों को प्रकोप करने वाले हैं। जैसे अजीर्ण और अहित भोजन, ये वात और कफ दोनों को प्रकोप करेंगे। दिवास्वाप और अधिक आसन ये सिर्फ कफ को प्रकोप करेगा, और बाकी सब जो है उच्च भाषण, रथक्षोभ, अधिक चलना या मैथुन अधिक करना, ये सिर्फ वात को प्रकोप करेंगे। साथ ही साथ जैसे वात दोष का प्रकोप हो जाता है, वैसे ही शरीर में धातु क्षय हो जाता है, और धातु क्षय की वजह से शरीर में वेदना हो जाती है। अजीर्ण होने से एक और फैक्टर आ जाता है, वो है आम। शरीर में आम की वृद्धि होना चालू हो जाती है। तो ये सभी फैक्टर्स में से कुछ वात, कुछ कफ, कुछ दोनों। वात बढ़ने से धातु क्षय, वात बढ़ने से शरीर वेदना, और सबसे लास्ट मतलब आम, अजीर्ण और विषमाशन से। तो चलो हम पहले देखते हैं उच्च भाषण। पहले 4 ध्यान रखने में बहुत इजी है, क्योंकि इसका जो हरा वाला पार्ट है वो सेम है। पहले 4 ध्यान रखने में बहुत इजी है क्योंकि इनका जो हरा वाला पार्ट है ये सेम। तो ऊपर काले वाले पार्ट में मैंने लक्षण बताए हैं, और नीचे हरे वाले पार्ट में मैंने इसकी ट्रीटमेंट बताई है। ठीक है, तो उच्च भाषण मतलब ज्यादा जोर जोर से बोलने से क्या होता है। उच्च भाषण से वहां वात का प्रकोप हो जाता है शिर प्रदेश में। तो शिर प्रदेश में शंख मतलब कान, कान के साइड्स, दोनों कान के साइड्स, इनको शंख कहते हैं।